दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बरसाती रात से शुरू होती है जहां मौत, दुश्मनी और लालच का खौफनाक खेल चल रहा है। इस कहानी का हर एक मोड़ आपको हैरान कर देगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत एक भारी बारिश वाली रात से होती है। एक ट्रैम के पास काफी हलचल है और दरवाजा खुलने ही वाला है। माहौल में काफी तनाव है, कुछ लोग छिपे हुए हैं तो कुछ भाग रहे हैं। इसी बीच गाड़ी के अंदर कुछ लोग रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक हमला हो जाता है। यहाँ नाम आता है युआन शाओ का। लोग कहते हैं कि वो इतना बड़ा आदमी है कि वो छोटे मोटे लोगों के मुंह नहीं लगता, लेकिन उस रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। इस हमले में एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसका नाम है जिंग रेनझाओ। रेनझाओ कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि ताकतवर ग्रीन ड्रैगन गैंग का लीडर है। उस पर हमला करने की हिम्मत किसने की? सबको शक है कि ये काम ब्लैक टाइगर गैंग के गुंडों का है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में एक अनजान शख्स रेनझाओ की जान बचाता है। रेनझाओ उसे वादा करता है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। जैसे ही मैं अपना काम निपटा लूंगा, मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। कहानी अब एक इमोशनल मोड़ लेती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो मेहनत करके पैसे कमाती है और अपने पिता को देती है, लेकिन उसका बाप एक नंबर का जुआरी है। वो अपनी बेटी की मेहनत की कमाई को जुए में उड़ा देता है। एक तरफ रेनझाओ अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उस लड़की को हर हाल में ढूंढो जिसने उसकी मदद की थी। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की का बाप जुए की मेज पर मास्टर शिले के सामने बैठा है। जुआ खेलते खेलते वो लालची बाप सब कुछ हार जाता है। अंत में वो अपनी ही मासूम बेटी को दांव पर लगा देता है। वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी मुझे दोष मत देना, ये तेरी किस्मत है। मास्टर शिले और उसके आवारा दोस्त उस लड़की को घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है, चीखती है, लेकिन वो दरिंदे उसे नहीं छोड़ते। मास्टर शिले हंसते हुए कहता है, ये पैर कितने खूबसूरत हैं, मैं बहुत आराम से पेश आऊंगा। लड़की किसी तरह उन गुंडों से बचकर अपने मंगेतर चैन शियान के पास पहुंचती है। चैन उसे दिलासा देने का नाटक करता है और कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या हुआ? जो भी हुआ है घर चलकर बात करते हैं। तभी वहाँ मैनेजर तियान आते हैं। चैन उन्हें बधाई देता है क्योंकि मैनेजर तियान के घर बेटा हुआ है। वो अपनी मंगेतर यान शिन को मैनेजर से मिलवाता है। मैनेजर जाते जाते यान शिन की तरफ देखते हुए चैन से कहता है, अगली बार अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना। चैन वादा करता है कि वो यान शिन को कभी आंच भी नहीं आने देगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक घिनौने खेल की शुरुआत थी। जैसे ही वे अकेले होते हैं, यान शिन होश में आती है। तब चैन अपना असली और डरावना रूप दिखाता है। वो कहता है, चैन शियान जैसा मामूली आदमी भला तुम्हारे लायक कैसे हो सकता था? वो खुलासा करता है कि उसने खुद जानबूझकर अपनी मंगेतर को मैनेजर के पास भेजा था ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। वो चिल्लाकर कहता है, मेरे लिए औरतें सिर्फ कामयाबी की सीढ़ी हैं। जब मेरे पास ताकत और पैसा होगा तो मेरे पास औरतों की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ गरीबी में क्यों सड़ूं? वो उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है जिससे वो पूरी तरह बदनाम हो चुकी है। यान शिन का दिल टूट जाता है। उसका अपना बाप पहले ही कह चुका था कि ये सब तेरी किस्मत है, और अब उसका मंगेतर उसे धक्के मारते हुए कहता है, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम बस एक आवारा कुत्ते की तरह हो। लड़की पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आत्मा के टुकड़े बिखर चुके हैं। उसे लगता है कि मरना आसान है, लेकिन इस जिल्लत के साथ जीना बहुत मुश्किल। जब वो लड़की अपनी जिंदगी खत्म करने वाली होती है, तभी वहाँ एक डायरेक्टर या वही गैंगस्टर आता है। वो पूछता है, मैंने तुम्हें बचाया क्यों? क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। वो साफ कह देता है कि वो उसे मरने से नहीं रोकेगा। वो कहता है, अगर तुम मरना चाहती हो तो मरो, लेकिन अगर जीना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। यान शिन अपनी आंखों में बदले की आग लेकर कहती है, मैं जीना चाहती हूँ और सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। वो उसे एक आखिरी मौका देता है। गैंगस्टर जी युआन झाओ ने यान शिन को सहारा दिया और उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाया। वो उसे ट्रेनिंग देता है और कहता है, आज से मैं तुम्हें मार्शल आर्ट, तीरंदाजी और हर वो हुनर सिखाऊंगा जिससे तुम खुद को ताकतवर बना सको। तभी तुम मेरी दुनिया की सबसे चमकती सितारा बनोगी। तभी पता चलता है कि युआन झाओ के साथ गद्दारी हुई थी। वो कहता है कि उन दो गद्दारों को जला दो ताकि आगे से कोई भी लड़की या किसी और को परेशान करने की हिम्मत ना करे। गद्दार चिल्लाते हैं, एक औरत के हाथ में बंदूक देना कौन सी मर्दानगी है? हिम्मत है तो खुद सामने आओ। लेकिन युआन झाओ को अपनी नई शागिर्द पर पूरा भरोसा है। 3 महीने पहले जिन लोगों ने ब्लैक टाइगर गैंग के इशारे पर युआन झाओ पर हमला किया था, आज उनकी शामत आने वाली है। यान शिन अकेली ही उन गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाती है। गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं, ये छोटी चमड़े के जूते पहनकर कौन आई है? क्या युआन झाओ ने तुम्हें मर्दों की सेवा करना नहीं सिखाया? लेकिन यान शिन की आंखों में सिर्फ नफरत है। वो उन सब का वो हाल करती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो हुक्म देती है, इन सब को घसीटकर बंदरगाह डॉक पर ले जाओ और टांग दो ताकि शहर देख सके कि ग्रीन ड्रैगन गैंग से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। अब बारी थी उस धोखेबाज मंगेतर की।
चेन शियान की। वो एक पार्टी में यानशिन को देखता है और अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। वो सबको बताता है, देखो ये मेरी पूर्व मंगेतर है, अब शायद किसी बूढ़े अमीर की रखैल बन गई है। ये तो मेरे पीछे शादी के लिए हाथ धोकर पड़ी रहती थी। चेन शियान बेशर्मी की हद पार करते हुए कहता है, एक रात मेरे साथ बिताओ, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। यानशिन के पास उसे मारने का मौका है, लेकिन वो कहती है, इसे मारना या अपाहिज करना इसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। मैं इसे ऐसा बना दूंगी कि ये मौत की दुआ मांगेगा। यानशिन उसे खत्म नहीं करती, बल्कि उसकी वो चीज छीन लेती है जो उसे सबसे प्यारी थी, उसकी इज्जत और रुतबा। वो शहर में सबको उसका सच बता देती है। लोग थूकने लगते हैं कि अपनी बेटी और मंगेतर को प्रमोशन के लिए बेचने वाला ये कैसा नीच आदमी है। चेन शियान जेल की सलाखों के पीछे या अकेलेपन में तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। यानशिन कहती है, किसी को मौत से बदतर सजा देने का मतलब है उससे वो छीन लेना जो उसे सबसे प्यारा हो। यानशिन और युवान झाओ एक मंदिर के पास होते हैं। यानशिन उसे प्रार्थना करने को कहती है, लेकिन युवान झाओ कहता है, मुझ जैसा इंसान जो लाशों के पहाड़ और खून के समंदर से निकला हो, उसके लिए प्रार्थना का क्या मतलब? मैं भगवान से ज्यादा अपनी म्यान में रखे खंजर पर भरोसा करता हूँ। यानशिन जेती है, खंजर मार सकता है लेकिन बुद्ध बचा सकते हैं। जिस पर युवान झाओ जवाब देता है, जिन लोगों को मैंने मारा है उन्हें बुद्ध भी नहीं बचा सकते। वो यानशिन को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखने को कहता है। कहानी तियानगुआंग पहाड़ के पास पहुंचती है। यहाँ हम चेन शियान को देखते हैं जिसकी हालत एक कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है। तभी एक रहस्यमयी ताकत उसे उकसाती है और कहती है, अपनी हालत देखो, क्या तुम वो सब वापस पाना चाहते हो जो तुमने खो दिया? क्या तुम उस औरत यानशिन से बदला लेना चाहते हो? चेन शियान नफरत से पागल होकर कहता है, अगर मुझे यानशिन से बदला लेने का एक मौका मिले तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसे एक बंदूक दी जाती है और पूछा जाता है, क्या तुम खून कर सकते हो? चेन शियान अब एक खूंखार मोहरा बन चुका है। अचानक सीन बदलता है, यानशिन को किडनैप कर लिया गया है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने वही नीच चेन शियान होता है। वो उसे गंदी कुतिया कहकर बुलाता है। यानशिन निडर होकर पूछती है, अब तुम्हारी अकड़ कहाँ गई? चेन चिल्लाता है, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हारी जान लेकर इसका बदला लूंगा। यानशिन उसे उकसाती है, क्या तुमने मेरी जान लेने से पहले जिंग रेन झाओ की इजाजत ली है? इतनी कम हिम्मत के साथ तुम कत्ल का खेल खेलने चले हो? चुप रहो। चेन शियान हंसते हुए यानशिन को एक ऐसा सच बताता है जो उसे अंदर से झकझोर देता है। वो कहता है, जिंग रेन झाओ पूरे हैचेंग का सबसे ताकतवर आदमी है। वो तुम जैसी कचरे जैसी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। तुम उसके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं हो। वो खुलासा करता है कि पूरे शहर को पता है कि जिंग युआन झाओ की मंगेतर कोई और नहीं बल्कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की बेटी मोई किंगलान है। वो कहता है, उनकी जोड़ी स्वर्ग में बनी है, तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो पहले से ही किसी और का है। यानशिन ये सुनकर टूट जाती है, लेकिन वो चेन को कमजोर नहीं होने देती। वो उसे ताना मारती है कि उसमें एक मर्द जितनी ताकत भी नहीं है। गुस्से में पागल चेन शियान कहता है, आज मैं तुम्हें मजे में रुलाऊंगा। दूसरी तरफ जिंग युआन झाओ को पता चलता है कि यानशिन गायब है। उसके आदमियों से बताते हैं कि यानशिन को एक संदिग्ध गाड़ी में ले जाया गया है और मौके पर चेन शियान के निशान मिले हैं। युआन झाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उधर चेन शियान अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है कि यानशिन ने उसे साल भर छूने तक नहीं दिया। वो कहता है, क्या तुम खुद को बहुत कीमती समझती हो? एक बार एक गुंडे ने मेरी तरफ सिर्फ देख लिया था तो जिंग युआन झाओ ने उसकी आंखें निकालकर कुत्तों को डाल दी थी, लेकिन अब मुझे उसका डर नहीं है। अगर वो अभी मेरे सामने आ जाए तब भी मैं नहीं डरूंगा। चेन शियान अपनी पूरी ताकत के साथ यानशिन पर हमला करने ही वाला है, ये जानते हुए भी कि युआन झाओ उसे नहीं छोड़ेगा। किडनैपर्स की जगह पर सन्नाटा है। चेन शियान का साथी आकर बताता है कि आसपास कोई नहीं है। चेन शियान यानशिन को डराने की कोशिश करता है और कहता है, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, यही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन यानशिन डरी नहीं है। वो कहती है, मेरी किस्मत तय करने वाले तुम कोई नहीं होते। तभी यानशिन की घड़ी वॉच का गुप्त राज सामने आता है। वो उस डिवाइस की मदद से खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। इसी बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। यानशिन बहादुरी से लड़ती है और चेन शियान चिल्लाता है, पकड़ो इसे टुकड़ों टुकड़ों में काट दो। तभी एंट्री होती है जिंग रेन झाओ की। उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह भटता है। चेन शियान घुटनों पर गिरकर भीख मांगने लगता है, मुझसे गलती हो गई डायरेक्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन रेन झाओ का चेहरा पत्थर जैसा सख्त है। वो पूछता है, किस हाथ से उसे छुआ था, और बिना किसी रहम के वो चेन शियान को हमेशा के लिए अपाहिज कर देता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, साफ करो इसे। हालांकि दुश्मन खत्म हो गए, लेकिन यानशिन को बचाते हुए उसे गंभीर चोटें आई हैं। जिंग रेन झाओ उसे गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागता है और चीखता है, डॉक्टर कहाँ है, जल्दी आओ। वो यानशिन का हाथ पकड़कर कहता है, सोना मत, बस हिम्मत मत हारना। वहां रेन झाओ को एहसास होता है कि यानशिन ने चुपके से उसे अपनी सुरक्षा वाली बौद्ध प्रार्थना माला, बुद्धिस्ट बीड्स दे दी थी। वो रोते हुए कहता है, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, तुमने अपनी सुरक्षा की चीज मुझे क्यों दे दी?
अस्पताल में यानशिन की हालत नाजुक है, बहुत ज्यादा खून बह चुका है। रेंझाओ का गुस्सा और उसका प्यार एक साथ बाहर आता है। वो डॉक्टरों को धमकी देता है, अंदर जो महिला है वो मेरे बड़े भाई की या मेरी जान है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस पूरे अस्पताल को जमीन में मिला दूंगा, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। डॉक्टर बताते हैं कि अस्पताल में खून की कमी है और यानशिन का ब्लड ग्रुप टाइप ओ है। रेंझाओ बिना सोचे कहता है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, जितना खून चाहिए निकाल लो। डॉक्टर एक बैग खून निकालते हैं, फिर दूसरा। रेंझाओ के आदमी डर जाते हैं कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए, लेकिन वो चिल्लाता है, खून निकालना जारी रखो। जब यानशिन की जान बचाने की जंग चल रही है, तभी वहां एक नया मोड़ आता है। मो किंगलान, जो खुद को जिंग रेंझाओ की मंगेतर कहती है, वहां पहुंचती है। पता चलता है कि ये पूरी साजिश उसी ने रची थी। वो एक बॉक्स को हथियाने की कोशिश करती है। मो किंगलान अस्पताल में यानशिन के पास आती है। वो उसे पैसों का लालच देती है और कहती है, ये पैसे लो और हैचिंग छोड़कर दफा हो जाओ, मेरी जिंदगी में दोबारा कभी मत आना। यानशिन स्वाभिमान के साथ जवाब देती है कि वो पैसों के लिए रेंझाओ के साथ नहीं है। किंगलान उसे चेतावनी देती है कि उसकी भलाई इसी में है कि वो उसकी बात मान ले। अस्पताल में रेंझाओ को होश आ जाता है। मो किंगलान तुरंत अपना रूप बदल लेती है और मासूम बनने का नाटक करती है। वो कहती है, भाई झाओ, मुझे बहुत बुरा लगा कि यानशिन ने तुम्हारे लिए खंजर खाया। मैं उसके लिए शुक्रिया के तौर पर कुछ तोहफे लाई थी, लेकिन शायद उसे कोई गलतफहमी है। उसने ना सिर्फ तोहफे ठुकरा दिए बल्कि डिब्बा भी फेंक दिया। वो रेंझाओ के कान भरने की कोशिश करती है। यानशिन वहां आती है और खुद को एक बाहरी महसूस करती है। वो कहती है, मो किंगलान और तुम एक दूसरे के लिए सही हो, मैं तो बस एक अजनबी हूँ। वो रेंझाओ से कहती है, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। वो वहां से जाने लगती है, पर जख्मी होने के कारण गिर जाती है। रेंझाओ उसे सहारा देने की कोशिश करता है, पर वो उसे झटक देती है। मो किंगलान फिर से रेंझाओ के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रेंझाओ उसे साफ कह देता है, बचपन से अब तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटी बहन की तरह देखा है। वो ऐलान करता है कि वो अपने पिता यानी मास्टर के पास जाकर अपनी और मो किंगलान की सगाई खुद रद्द करवाएगा। ये सुनकर मो किंगलान गुस्से में पागल हो जाती है और चिल्लाती है, क्या तुम उस कुतिया की वजह से ऐसा कर रहे हो? इसी बीच यानशिन बिना किसी को बताए अस्पताल से चली जाती है। रेंझाओ यानशिन को ढूंढ लेता है। यानशिन उसे सगाई की बधाई देती है, पर रेंझाओ उसे समझाता है कि वो सगाई उसके पिता ने तय की थी और वो उसे नहीं मानता। वो कहता है, मैंने आज तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया सिवाय तुम्हारे। यानशिन उसे एहसान फरामोश कहती है, पर रेंझाओ अपने फैसले पर अटल है कि वो कल मो परिवार के पास जाकर सगाई तोड़ देगा। गुस्से में भरी मो किंगलान एक खतरनाक कदम उठाती है। वो यानशिन को खत्म करने के लिए आग लगा देती है। रेंझाओ पागलों की तरह उसे ढूंढता है। वो चिल्लाता है, हटो यहाँ से, मैं इसे खुद बचाऊंगा। धुएं और आग के बीच वो यानशिन को ढूंढ निकालता है। यानशिन हैरान होकर पूछती है, क्या तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए किसी का घर जला दिया? क्या ये मजाक है? रेंझाओ उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मो किंगलान पागलों की तरह चिल्लाती है, मैं इसे खुद जलाना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई नहीं है। यानशिन पीछे से प्रकट होती है और कहती है, मैंने बहुत पहले ही पहचान लिया था कि उस नर्स की चाल कुछ अजीब है, इसलिए मैं बस नाटक कर रही थी। मो किंगलान डर के मारे कांपने लगती है और धमकी देती है, अगर तुमने मुझे छुआ तो चेंबर ऑफ कॉमर्स और जिंग युआनझाओ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यानशिन ठंडी आवाज में कहती है, जब सब कुछ राख हो जाएगा तो किसे पता चलेगा कि ये मैंने किया है। यानशिन उसे वही चांदी के सिक्कों का डिब्बा दिखाती है जो किंगलान ने उसे शहर छोड़ने के लिए दिया था और कहती है, मुझे किसी का कर्ज रखना पसंद नहीं। किंगलान जान की भीख मांगने लगती है। यानशिन, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। यानशिन उसे एक ऐसी जगह छोड़ देती है जहां उसकी रूह कांप जाए। वो जगह थी एक मुर्दा घर, मॉर्ग। यानशिन कहती है, ठीक है, आज से हमारा रास्ता अलग। किंगलान चिल्लाती रह जाती है, पर यानशिन वहां से निकल जाती है। जब रेंझाओ यानशिन से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो यानशिन मुस्कुराकर कहती है, चूंकि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ तो मुझे अपने लिए एक अच्छा दहेज भी तो तैयार करना होगा। वो अपने साथ खतरनाक हथियार रखती है। रेंझाओ हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? वो एक एक करके खंजर और फिर एक बंदूक दिखाती है। वो अब वो मासूम लड़की नहीं रही बल्कि एक फाइटर बन चुकी है। रेंझाओ उसे अपने बूढ़े आदमी यानी दादाजी या मास्टर से मिलाने ले जाने का फैसला करता है। शहर के बड़े बुजुर्ग का जन्मदिन है। रेंझाओ यानशिन से कहता है, मेरे दादाजी का आशीर्वाद ले लो, बस वो हाँ कर दें। यानशिन उनके लिए अपनी बनाई हुई खास बिलोआ चुन चाय लेकर पहुंचती है, लेकिन वहाँ मो किंगलान पहले से मौजूद है और उसने पहरेदारों को हुक्म दे रखा है कि देर से आने वाले कुत्तों को अंदर मत आने देना। यानशिन को गेट पर रोका जाता है, जबकि वो देर से नहीं आई थी। पहरेदार उसे जानबूझकर परेशान करते हैं। अंदर दादाजी और बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मो किंगलान आग में घी डालते हुए कहती
है, दादाजी वो यानशिन नाम की लड़की आपकी दावत का सम्मान नहीं करती, शायद इसलिए अब तक नहीं आई। लेकिन यानशिन हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बाहर से चिल्लाकर कहती है, अगर मैं अंदर नहीं आ सकती तो सबको बाहर ही आकर जन्मदिन मनाना होगा। वो शोर मचाकर सबको बाहर खींच लाती है। मो किंगलान सबके सामने उसका अपमान करने की कोशिश करती है और कहती है, देखो सब, ये वही लड़की है जिसे भाई झाओ ने घाट से उठाया था। चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, दिल से तो ये एक नीच इंसान ही है। दावत शुरू होते ही मो किंगलान और उसके साथ ही यानशिन को नीचा दिखाने लगते हैं। वे कहते हैं, तुम जैसी ओछी औरत हमारे ग्रीन ड्रैगन गैंग की सदस्य बनने के लायक भी नहीं हूँ। जब यानशिन बैठने लगती है तो उसे रोका जाता है। मो किंगलान जहर उगलते हुए कहती है, ये सीट वीआईपी के लिए है, आवारा कुत्ते कहीं भी बैठे, क्या फर्क पड़ता है। यानशिन शांत रहकर जवाब देती है, मिस मो, अगर आपको मुझे परेशान करना है तो सही जगह चुनिए। महफिल में चर्चा शुरू होती है कि कोई अनजान औरत गैंग का हिस्सा कैसे बन सकती है। लोग उसे जासूस कहने लगते हैं। नियम के मुताबिक गैंग में शामिल होने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पहली परीक्षा थी आर्थिक ताकत, फाइनेंस। मो किंगलान का परिवार बहुत अमीर है, लेकिन यानशिन के बारे में लोग कहते हैं कि वो सिर्फ दूसरों के टुकड़ों पर पलती है। तभी खुलासा होता है कि यानशिन ने न केवल ब्लैक टाइगर गैंग को तबाह किया, बल्कि बंदरगाह का काम संभालकर रेवेन्यू को 30% बढ़ा दिया है। उसकी काबिलियत देखकर सब दंग रह जाते हैं। दूसरी परीक्षा थी वफादारी। सब जानते हैं कि जिंग रेंझाओ के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, लेकिन तभी मो किंगलान अपना आखिरी पत्ता चलती है। वो यानशिन की कुछ पुरानी आपत्तिजनक तस्वीरें सबके सामने दिखा देती है और दावा करती है कि इसका चरित्र खराब है। वो चिल्लाती है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। महफिल में सन्नाटा छा जाता है। तस्वीरें देखकर जिंग रेंझाओ विचलित नहीं होता। वो सबको चौंकाते हुए कहता है, ये तस्वीरें तो काफी सुंदर हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम आज घर पर यही पहनना। लोग हैरान रह जाते हैं कि रेंझाओ को इन तस्वीरों से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। वो साफ कहता है, ये मेरी औरत है और तुम सब तमाशा बंद करो। वो यानशिन पर पूरा भरोसा दिखाता है। मो किंगलान सवाल उठाती है कि जिस शख्स ने ये फोटो ली उसके साथ यानशिन का क्या रिश्ता है। यानशिन निडर होकर कहती है, दुश्मनी का रिश्ता है। वो बताती है कि फोटो लेने वाला शख्स तियान शाओजुन था, जो अब गायब हो चुका है। न वो जिंदा मिला न उसकी लाश। यानशिन पासा पलटते हुए पूछती है, मिस मो, आपके पास क्या सबूत है कि मेरा किसी बाहरी के साथ चक्कर है? सिर्फ चंद फोटो से आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। मेहमान भी अब यानशिन की तरफ होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि शायद मिस मो ही उसे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। घिरी हुई मो किंगलान अब आपा खो देती है। वो कहती है, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। तभी एक नया संदेश वाहक आता है जो कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। महफिल में अचानक हलचल मच जाती है। मो किंगलान चिल्लाती है, रेंझाओ तुम अंधे हो गए हो, ये देखो असली गवाह। वो तियान शाओजुन को सबके सामने ले आती है। जिंग रेंझाओ गरजते हुए कहता है, जिसने मेरी औरत पर हाथ डाला उसे तो यमराज भी नहीं बचा सकता। अगर यानशिन कुछ नहीं भी करती तो भी मैं उसे धूल में मिला देता। मो किंगलान ने तियान शाओजुन के माता पिता को बंधक बना रखा है, इसलिए वो डर के मारे झूठ बोलता है। वो कहता है कि यानशिन ने ही उसे बहकाया था ताकि वो बैंक मैनेजर बनकर ऊंचे रुतबे तक पहुंच सके। जिंग रेंझाओ गुस्से में अपना आपा खो देता है और तियान को खत्म करने की धमकी देता है। महफिल के बड़े बुजुर्ग चिल्लाते हैं, क्या तुम्हें दादाजी का कोई सम्मान नहीं है? क्या हम मर गए हैं? वे मांग करते हैं कि ऐसी बदचलन औरत को गैंग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानशिन शांत खड़ी रहती है। वो रेंझाओ से कहती है, दुनिया का दिल मैला है, वे क्या सोचते हैं या क्या गालियां देते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझ पर यकीन करो, मेरे लिए इतना काफी है। रेंझाओ उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं इस जन्म क्या हर जन्म में तुम पर यकीन करूंगा। मो किंगलान चिल्लाती है, ये गवाह को चुप कराने के लिए मर्डर कर देगी। वो अपने गुंडों को यानशिन पर हमला करने के लिए उकसाती है, लेकिन तभी दादाजी ओल्ड मैन सबको रोक देते हैं। वे कहते हैं, बहुत हुआ, जो लड़की प्यार और नफरत दोनों डंके की चोट पर करना जानती है वो मुझे पसंद है। वे मो किंगलान को फटकार लगाते हैं और कहते हैं, तुम बाहर हथियारबंद गुंडे लेकर मेरे जन्मदिन पर आई हो, क्या यही तुम्हारा तोहफा है? एक मर्द का दिल रोने धोने या साजिशों से नहीं जीता जाता, बल्कि साहस और जिम्मेदारी से जीता जाता है। दादाजी ऐलान करते हैं कि वे यानशिन को पसंद करते हैं, लेकिन गैंग के नियम अभी खत्म नहीं हुए थे। गैंग का एक बड़ा सदस्य लाओ ले आपत्ति जताता है और कहता है, दादाजी, पूर्वजों के नियमों के अनुसार अगर इसे हमारी भाभी बनना है तो इसे भगवान गुआन के सामने अपनी वफादारी साबित करनी होगी। वो मेज पर कांच की बोतलों को तोड़ देता है और जमीन पर कांच के नुकीले टुकड़ों का ढेर लगा देता है। वो चुनौती देता है, अगर तुम सच में जिंग रेंझाओ के काबिल हो तो इन कांच के टुकड़ों पर चलकर दिखाओ। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। क्या यानशिन अपने प्यार के लिए ये दर्द सह पाएगी? गैंग का सदस्य लाओ ले शर्त रखता है, यानशिन को नंगे पैर कांच के इन नुकीले टुकड़ों पर एक एक कदम चलकर जाना होगा।
वो ना दौड़ सकती है, ना कूद सकती है और ना ही दर्द से एक भी आवाज निकाल सकती है। जिंग रेनझाओ तड़प उठता है, लेकिन उसके गॉडफादर यानी दादाजी कहते हैं, नियम तो नियम है, भगवान गुआन की गवाही के बिना वो तुम्हारी पत्नी नहीं कहलाएगी। यानशिन अपनी सैंडल उतारती है और कहती है, अगर मैं ये बाधा पार नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी औरत कहलाने के लायक नहीं हूँ। रेनझाओ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चाहे चाकुओं का पहाड़ हो या आग का समंदर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों मिलकर उन कांच के टुकड़ों को पार करते हैं। दर्द और खून के बीच उनकी जीत होती है और पूरा गैंग चिल्ला उठता है, भाई और भाभी की जय। जिंग रेनझाओ सबके सामने ऐलान करता है, आज से यानशिन मेरी पत्नी है और ग्रीन ड्रैगन गैंग की बड़ी भाभी यानी सिस्टर इन लॉ। गैंग का हर मामला अब वही संभालेगी। अगर किसी ने भी उसका अपमान किया तो वो मेरा दुश्मन होगा। दादाजी भी इस रिश्ते को आशीर्वाद देते हैं। इसी बीच एक रहस्यमयी तोहफा आता है। किसी सरकारी अधिकारी को मार कर भेजा गया होता है। दादाजी गुस्सा होते हैं, लेकिन रेनझाओ कसम खाता है कि वो इस साजिश के पीछे के असली मास्टरमाइंड को ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। गैंग की कमान संभालते ही यानशिन बड़े बदलाव करती है। वो पिछले महीने का हिसाब देखती है और ऐलान करती है, आज से अफीम के अड्डे यानी ओपियम डेंस और वेश्यालय यानी ब्रॉथल्स बंद किए जाएंगे। गैंग के सदस्य घबरा जाते हैं। भाभी, ये हमारी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, अगर ये बंद हो गए तो भाई लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन यानशिन का इरादा पक्का है। वो कहती है कि नया झाड़ू सफाई अच्छी करता है और हमें अपनी कमाई के तरीके बदलने होंगे। तभी वहाँ मो किंगलान आती है। वो अभी भी अकड़ में है, लेकिन यानशिन उसे उसकी औकात याद दिलाती है। यानशिन कहती है, अब रिश्ते बदल गए हैं, तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। वो एक और धमाका करती है। पूरे शहर में खबर फैल गई है कि मो किंगलान अब किसी बूढ़े मास्टर लिन से शादी करने वाली है। यानशिन उसका नकाब उतारते हुए कहती है, तुमने कभी रेनझाओ से प्यार नहीं किया, तुम्हें सिर्फ उस ताकत से प्यार था जो उसके पास थी। मो किंगलान हंसते हुए मान लेती है, तो क्या ताकत की चाह रखना गलत है? यानशिन ने अपने चरित्र, साहस और बुद्धिमानी से साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक पीड़ित लड़की नहीं बल्कि एक शेरनी है। उसने अपने दुश्मनों को धूल चटाई और जिंग रेनझाओ के साथ मिलकर एक नए और साफ सुथरे साम्राज्य की शुरुआत की। मो किंगलान हार मानने को तैयार नहीं है। वो चिढ़कर कहती है, तुमने मुझसे मेरा रेनझाओ छीना है, तो अब मैं रेनझाओ के चाचा यानी सूबों से शादी करूंगी। वो अब यानशिन की चाची बनकर उसे नीचा दिखाने का सपना देख रही है। वो बड़ों का वास्ता देकर कहती है कि यानशिन को तमीज से बात करनी चाहिए। यानशिन गैंग के बुजुर्ग सदस्य लेई झनशान के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, मैं गैंग की भाभी हूँ, इसलिए इसकी भविष्य की जिम्मेदारी मेरी है। अफीम के अड्डे और वेश्यालय अब बंद होंगे। लेबो भड़क जाते हैं, ये कारोबार हमारे भाइयों के खून पसीने से बना है, तुम इसे एक झटके में कैसे बंद कर सकती हो? यानशिन करारा जवाब देती है, पुराने जहाज डूबने के लिए ही होते हैं, जो धंधा खून और आंसुओं से सना हो वो पूरे गैंग को ले डूबेगा। बदलाव ही एकमात्र रास्ता है। बहस के बीच ही दो गुंडे पकड़े जाते हैं जिन्होंने जिंग रेनझाओ पर दिन दहाड़े हमले की कोशिश की थी। जब उनसे पूछा जाता है कि उन्हें किसने भेजा तो वे डरकर लेइबो का नाम लेने लगते हैं। लेइबो घबराकर तुरंत उन दोनों गद्दारों को खुद ही मार देते हैं ताकि सबूत मिट जाए। वो इसे एक साजिश बताते हैं। जिंग रेनझाओ मामला शांत करने के लिए कहता है, भाभी का आदेश ही मेरा जीवन है, अगर किसी ने भी गद्दारी की तो उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। रेनझाओ के जाने के बाद यानशिन को खबर मिलती है कि सुईहोंग लो को अभी भी बंद नहीं किया गया है और वहाँ लड़कियों पर जुल्म हो रहा है। वो अकेली वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ लेइबो का भतीजा पियाओगे अपनी हेकड़ी दिखा रहा होता है। जब यानशिन उसे वेश्यालय बंद करने को कहती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, मेरे चाचा लेई झनशान गैंग के दिग्गज है, तुम कौन होती हो? तुम तो काफी सुंदर हो, मेरी बन जाओ, ऐश करोगी। पियाओगे को अंदाजा भी नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। वो कहता है, जिंग रेनझाओ औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता, तुम उसकी भाभी कैसे हो सकती हो? तुमने शायद उसका बिस्तर भी नहीं देखा होगा। वो अपने गुंडों को यानशिन पर हमला करने का हुक्म देता है। तभी जिंग रेनझाओ के आदमी वहाँ पहुंच जाते हैं। वे पियाओगे की बुरी तरह पिटाई करते हैं। उसे बताया जाता है कि जिस लड़की को वो मामूली समझ रहा था वही पूरे ग्रीन ड्रैगन गैंग की बड़ी भाभी है। पियाओगे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगती है। पियाओगे, जो अब तक यानशिन का मजाक उड़ा रहा था, अब उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा है। वो कहता है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी महानता को नहीं पहचान सका, मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपनी पालतू कुतिया समझकर छोड़ दीजिए। लेकिन यानशिन का आदेश पत्थर की लकीर है। वो कहती है, आज से ये सुईहोंग लो बंद होगा। गैंग के नियमों से ऊपर जाने की हिम्मत कैसे हुई? तभी वहाँ जिंग रेनजी की एंट्री होती है। जिंग रेनजी कोई और नहीं बल्कि पुराने मास्टर का सगा बेटा है। रेनझाओ तो सिर्फ गोद लिया हुआ बेटा था। मास्टर को डर था कि रेनजी गैंग को गलत रास्ते पर ले जाएगा, इसीलिए उन्होंने कमान रेनझाओ को सौंप दी। अपमानित महसूस करने वाला रेनजी अब जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स
फोर्स के साथ मिल गया है। वो जापानी ऑफिसर मिस्टर यामामोटो का वफादार बनकर हैचेंग शहर में दहशत फैला रहा है। वो यानशिन से पूछता है, तुम ग्रीन ड्रैगन गैंग के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर रही हो? तभी जिंग रेनझाओ वहाँ पहुँच जाता है। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग होती है। रेनझाओ ताना मारता है, जापानियों के साथ मिलकर तुम पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हो। रेंजी बड़ी चालाकी से बात घुमाता है और कहता है कि वो तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो यानशिन से माफी मांगता है और कहता है, अगर मेरी छोटी भाभी को ये वेश्यालय पसंद नहीं तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं, इसे जला दो। वो पूरे सुईहोंग लो को आग के हवाले कर देता है। जाते जाते रेंजी कहता है कि वो अगले महीने होने वाली उनकी शादी के लिए बहुत खुश है। रेंझाओ चौंक जाता है कि उसे शादी की खबर कैसे मिली, क्या गैंग के अंदर कोई जासूस है? यानशिन भी हार मानने वाली नहीं थी। वो रेंजी से पूछती है, आपका जन्मदिन कब है? मेरे पास आपके लिए एक शानदार तोहफा है, एक बहुत खूबसूरत घड़ी। नोट, चीनी संस्कृति में घड़ी तोहफे में देने का मतलब मौत की कामना करना होता है। रेंजी हंसते हुए कहता है, मैं अपना हक खुद लूंगा। रेंझाओ, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा गैंग और तुम्हारी ये औरत सब मेरा होगा। तबाही के बीच दो लड़कियां श्याओडी और श्याओ ताओ यानशिन के पास आती हैं। वो ओपरा ट्रूप से है और यानशिन से उन्हें अपनी शरण में लेने की भीख मांगती है। यानशिन उन्हें सहारा देती है, लेकिन उन्हें एक गहरी बात सिखाती है, इस उथल पुथल वाली दुनिया में जीना मुश्किल है। अगर तुम खुद मजबूत नहीं बनी तो कोई हीरा भी तुम्हें लंबे समय तक नहीं बचा पाएगा। यानशिन उन दो लड़कियों शियाओडी और शिया ताओ को सख्त चेतावनी देती है। वो कहती है, मेरे साथ चलने का मतलब है खुद को तोड़कर फिर से बनाना। अगर दर्द और कड़वाहट से डर लगता है तो अभी जा सकती हो। वे लड़कियां रुकने का फैसला करती हैं। यानशिन उन्हें नई पहचान देती है और कहती है, आज के बाद तुम किसी का खिलौना या गुलाम नहीं हो। तुम्हारे घुटने किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वो एक का नाम ऑक्सू और दूसरी का नाम लिंग शुआंग रखती है। शादी से पहले जिंग रेनझाओ और यानशिन अकेले में बात करते हैं। रेनझाओ को डर है कि गैंग के अंदर ही कोई जासूस है जिसने जिंग रेनजी को शादी की तारीख बता दी। यानशिन सुझाव देती है कि शायद शादी टाल देनी चाहिए, लेकिन रेनझाओ कहता है, जिंग रेनजी एक जहरीला सांप है, लेकिन दादाजी शादी में मौजूद रहेंगे, वो उनकी मौजूदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया देख ले, यानशिन मेरी औरत है और जो उसे रोकेगा वो मरेगा। शादी का दिन आ गया है, मेहमानों की भीड़ है, लेकिन अचानक ले झनशान ओल्ड मास्टर ले माहौल खराब करने लगते हैं। वो शराब का एक कटोरा लेकर यानशिन के पास आते हैं और जबरदस्ती उसे पीने के लिए कहते हैं। रेनझाओ रोकता है और कहता है कि ये वेस्टर्न वेडिंग है, इसमें ये सब नहीं चलेगा। लेकिन लेईबो चिल्लाते हैं, मैं बड़ा हूँ और मेरा दिया हुआ जाम पीना ही पड़ेगा, ये नियम है और शगुन भी। तभी वहाँ मौजूद एक और लड़की अपना असली रंग दिखाती है। वो रोते हुए कहती है, जिंग रेनझाओ, मैं तुम्हारे साथ बचपन से बड़ी हुई हूँ, ये भाभी की जगह मेरी होनी चाहिए थी। तुम इस अनजान औरत को मेरे सिर पर कैसे बैठा सकते हो? गैंग के कुछ और सदस्य भी यानशिन के खिलाफ हो जाते हैं और उसे डोमिनेरिंग यानी हुकूमत चलाने वाली कहने लगते हैं। लेईबो खुलेआम बगावत कर देते हैं और कहते हैं कि यानशिन ने रेनझाओ पर जादू कर दिया है। यानशिन शांत खड़ी रहती है और बड़े ही गरिमा के साथ कहती है, प्रेसिडेंट झाओ, आज मेरी और रेनझाओ की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अगर आप सब अभी रुक जाएं तो मैं इसे एक पल की गलती मानकर माफ कर दूंगी। पुरानी गलतियों की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन लेईबो उसकी बात काटते हुए चीखते हैं, तुम होती कौन हो बोलने वाली? यहाँ तुम्हारी बात सुनने की बारी कब से आ गई? ले झनशान यानी लेईबो महफिल में हंगामा खड़ा कर देते हैं, लेकिन यानशिन उन्हें चेतावनी देती है। वो कहती है, मौत सामने खड़ी है और फिर भी तुम जुबान चला रहे हो। लेईबो चिल्लाते हैं कि आज वो दिखाएंगे कि गैंग का असली मालिक कौन है। तभी गोलियां चलती हैं। यानशिन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसके वफादार गुंडों को घेर लेते हैं। यानशिन आदेश देती है, इन सबको ले जाओ और कड़ी सुरक्षा में रखो। इनका फैसला शादी के बाद होगा। वो मेहमानों से माफी मांगती है और शादी जारी रखने को कहती है। शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं। पादरी पूछता है, यानशिन, क्या आप जिंग रेनझाओ को अपना पति स्वीकार करती हैं? तभी पीछे से एक भयानक हंसी गूंजती है। वो नहीं मानती, ये जिंग रेनजी है। वो चिल्लाकर कहता है, क्योंकि यानशिन मुझसे शादी करने वाली है। रेनझाओ गुस्से में उसे यहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन रेनजी के इरादे बहुत खतरनाक हैं। यानशिन उसे आखिरी मौका देती है कि वो चला जाए, लेकिन रेनजी हंसते हुए कहता है, तुम उस बूढ़े यानी दादाजी की बात कर रहे हो, वो नहीं आएगा। खुलासा होता है कि रेनजी ने दादाजी को किडनैप कर लिया है। वो ये भी बताता है कि लेईबो असल में उसी के लिए काम कर रहा था और ये सारा नाटक जिंग रेनझाओ को उलझाने के लिए था। चर्च के चारों तरफ रेंजी के लोग बम और बंदूकों के साथ तैनात हैं। रेंजी पागलों की तरह चिल्लाता है, मैं आज वो सब वापस लूंगा जो मेरा है। वो सबको स्टेज पर आने को मजबूर करता है। चर्च अब एक मौत का पिंजरा बन चुका है। रेनझाओ को एहसास होता है कि स्थिति हाथ से बाहर है। वो यानशिन से कहता है, तुम यहाँ से भागो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। यानशिन मना करती है, लेकिन रेनझाओ अपने आदमी आ बियाओ को हुक्म देता है कि यानशिन को यहाँ से जबरदस्ती ले जाओ। यानशिन
रोती है, चिल्लाती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन रेंझाओ उसे धक्का देकर बाहर भेज देता है ताकि उसकी जान बच सके। तभी भगदड़ मच जाती है। जिंग रेंझाओ अकेले ही रेंजी के लोगों का मुकाबला करता है। धूल, धुएं और गोलियों की आवाज के बीच जिंग रेंझाओ को गोली लग जाती है। यानशिन दूर से उसे गिरते हुए देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। रेंझाओ अंत में जिंग रेंजी अपने भाई की लाश के पास खड़ा होकर पागलों की तरह हंसता है और फिर अचानक रोने लगता है। वो अपने ही आदमी को मार देता है जिसने रेंझाओ पर गोली चलाई थी। वो चिल्लाता है, किसने कहा इसे मारने को? ये मेरा भाई था, उसे सिर्फ मैं ही मार सकता था। फिर हमें वो पल याद दिलाया जाता है जब जिंग रेंझाओ ने यानशिन से कहा था, तुम अब मेरी दुनिया का हिस्सा हो, चाहे चाकुओं का पहाड़ हो या आग का समंदर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आज वही पहाड़ और आग यानशिन के सामने है, लेकिन रेंझाओ उसके साथ नहीं है। आ बियाओ और गैंग के वफादार साथी यानशिन को शहर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आ बियाओ कहता है, भाभी, जिंग रेंजी के आदमी पूरे शहर में आपको ढूंढ रहे हैं। बड़े भाई ने पहले ही कह दिया था कि अगर कुछ गलत हुआ तो आपको सुरक्षित शहर से बाहर निकाल दिया जाए। नाव तैयार है, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन यानशिन जाने से इनकार कर देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर इरादा पक्का है। वो कहती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। दादाजी अभी भी उनके कब्जे में है और रेंझाओ को अकेला छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो समझ जाती है कि रेंझाओ ने जिस तैयारी की बात की थी वो उसकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना था। इधर जिंग रेंजी की क्रूरता अपने चरम पर है। वो अपने बूढ़े पिता यानी गॉडफादर को टॉर्चर कर रहा है। यानशिन वहाँ पहुँच जाती है और उसे ललकारती है, रेंजी, तुमने अपने भाई का खून किया और देश के साथ गद्दारी की। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी? रेंजी पागलों की तरह हंसता है और कहता है, पिता, आज जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार ये बूढ़े खुद हैं। अगर इन्होंने पक्षपात न किया होता और मेरा हक रेंझाओ को न दिया होता तो आज ये नौबत ही न आती। रेंझाओ न मरता और न ही गैंग में ये तबाही मचती। दादाजी की हालत बहुत नाजुक है, वे सिर्फ आखिरी सांसें ले रहे हैं। यानशिन नफरत से कहती है, ये तुम्हारे सगे पिता हैं, इन्हें इस हाल में पहुंचाकर क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है? रेंजी चिल्लाकर जवाब देता है, जब इन्होंने सालों पहले मुझे दुनिया में अकेला छोड़ दिया था तब इन्होंने सोचा था कि मैं इनका सगा बेटा हूँ। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। रेंजी के साथ मौजूद जापानी चेंबर ऑफ कॉमर्स अधिकारी यानशिन को टोकती है और कहती है, मिस यान, अपनी बातों से वक्त जाया मत करो। इस बूढ़े से कहो कि गैंग की मोहरें, हिसाब किताब की किताबें और बंदरगाह के सारे दस्तावेज हमारे हवाले कर दे। वे अब पूरी तरह से हैचिंग के व्यापार और गैंग पर कब्जा करना चाहते हैं। जिंग रेंजी यानशिन को डराते हुए कहता है कि एक समझदार औरत जानती है कि कब झुकना चाहिए। वो उसे बेहद गंदी धमकियां देता है, लेकिन यानशिन विचलित नहीं होती। वो एक बड़ा फैसला लेती है और कहती है, रुको, मैं सारे दस्तावेज और मोहरे तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज से मेरा ग्रीन ड्रैगन गैंग से कोई नाता नहीं है। मैं अब लीडर की पत्नी नहीं हूँ। वो सारे हक रेंजी को सौंप देती है। दस्तावेज देने के बदले यानशिन एक शर्त रखती है। वो दादाजी यानी ओल्ड मैन की आजादी मांगती है। वो रेंजी को समझाती है, एक बेकार बूढ़े को रखकर क्या करोगे? अगर तुम पर अपने ही पिता के कत्ल और गद्दी छीनने का दाग लग गया तो लोग तुम्हें लीडर नहीं मानेंगे। वैसे भी इनके पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। रेंजी को ये बात समझ आ जाती है और वो उन्हें छोड़ देता है। रेंजी यानशिन की खूबसूरती और उसके दिमाग का कायल है। वो कहता है, जो मेरा भाई तुम्हें नहीं दे सका वो सब मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें दूसरों से सब कुछ छीनने में जो मजा आता है मैं तुम्हें वो एहसास दूंगा। वो यानशिन को पाने की जिद करता है। यानशिन वहाँ से निकल जाती है और छिपकर आ बियाओ को हुक्म देती है कि वो रेंजी की हर हरकत पर नजर रखे। सब कुछ छोड़ने के बाद यानशिन की हालत खराब हो जाती है। जब वो अपना कीमती सामान बेचने जाती है तो लोग उसे ग्रीन ड्रैगन गैंग की भाभी कहकर चढ़ाते हैं और उसके गहनों को कचरा बताते हैं। तभी एक अनजान अमीर शख्स मिस्टर जेनरस वहाँ आता है और उन बदतमीज लोगों को सबक सिखाकर यानशिन की मदद करता है। जब यानशिन उसका नाम और पता पूछती है तो वो बस इतना कहता है, ये तो एक छोटी सी मदद थी, ये देश ही मेरा घर है, नाम की कोई जरूरत नहीं। यानशिन दादाजी को एक सुरक्षित जगह पर ले आती है। दादाजी अंदर से टूट चुके हैं। वे कभी पागलों जैसी बातें करते हैं तो कभी खामोश हो जाते हैं। वे कहते हैं, मेरे बेटे रेंजी ने मुझे कुत्तों को खिला दिया होता तो बेहतर था। यानशिन उन्हें संभालती है। दादाजी दुखी होकर कहते हैं, रेंजाओ मुझे अकेला छोड़ गया, शायद यही उसकी किस्मत थी। लेकिन वो यानशिन को याद दिलाते हैं कि उसकी जिंदगी अब भी इस गैंग की लाज और भविष्य है। दादाजी यानशिन को समझाते हैं कि जिंग रेंजी एक गद्दार है जिसने अपने परिवार का धंधा जापानियों को बेचने का फैसला किया है। वे कहते हैं, बेटी सिर्फ बेरहमी से जीत नहीं मिलती, जीत के लिए सूझबूझ और चालाकी यानी रिसोर्सफुलनेस जरूरी है। अगर उसे हराना है तो पहले उसके हाथों को काटना होगा। उनका पहला निशाना है झाओ मेंग्युआन, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट और रेंजी की आर्थिक लाइफलाइन यानी फाइनेंशियल लाइफलाइन है। यानशिन अपनी एक साथी लड़की मिस ली को झाओ मेंग्युआन के पास भेजती है। वो लड़की झाओ को अपनी बातों में फंसाती है और कहती है कि वो बेसहारा है और उसे अब किसी ताकतवर सहारे की जरूरत है। लालची झाओ उसके झांसे में आ जाता है
है। वो उसे कमरे में ले जाता है। तभी यानशिन अपना जाल बिछाती है। जैसे ही झाओ बदतमीजी शुरू करता है, यानशिन वहाँ मीडिया और रिपोर्टर्स को लेकर पहुँच जाती है। झाओ मेंगयुआन को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। रिपोर्टर्स उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। वो चिल्लाता है, ये गलतफहमी है, इस लड़की ने मुझे फंसाया है। लेकिन यानशिन कहती है, सब लोग ध्यान से देखिए, ये है हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स का असली चेहरा, एक ढोंगी और चरित्रहीन इंसान। अगले ही दिन खबर आग की तरह फैल जाती है। चेंबर ऑफ कॉमर्स एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और झाओ मेंगयुआन को उसके पद से निकाल दिया जाता है और पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। यानशिन ने बिना खून बहाए रेंजी की आर्थिक कमर तोड़ दी। आ बियाओ भी यानशिन की इस बुद्धिमानी की तारीफ करता है। आ बियाओ पूछता है कि झाओ की गाड़ी अचानक खराब कैसे हुई थी। यानशिन मुस्कुराकर कहती है, शायद भगवान भी उसे ले जाना चाहते थे। अब बारी है लेइबो की। यानशिन जानती है कि लेइबो एक घमंडी और जुए का आदी इंसान है। वो कहती है, उसे हराना आसान है, उसे बस जुए की मेज पर घेरना होगा। यानशिन खुद लेइबो के जुए के अड्डे पर पहुंच जाती है। लेइबो उसे देखकर हंसता है, अरे ये तो ग्रीन ड्रैगन गैंग की पूर्व भाभी यानशिन है। तुमने शेर के दिल का कलेजा खाया है क्या, जो मेरे इलाके में आने की हिम्मत की। यानशिन नाटक करते हुए कहती है कि उसके भाई ने उसे गैंग से निकाल दिया है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। यानशिन लेबो के अड्डे पर है। लेबो उसे चढ़ाता है कि वो अब बेसहारा है, लेकिन यानशिन शांत रहकर उसे चुनौती देती है। वो कहती है, पागलों की तरह लड़ना बेवकूफी है, चलो जुए की मेज पर फैसला करते हैं, जिसका नंबर बड़ा होगा वो जीतेगा। लेबो पूछता है, दांव पर क्या है। यानशिन कहती है, अगर मैं हारी तो हम तीनों बहनें तुम्हारे लिए काम करेंगी, लेकिन अगर तुम हारे तो जिस हाथ से तुमने मेरी बहन को छुआ था वो हाथ मैं काट दूंगी। लेबो आत्मविश्वास में हाँ कर देता है। लेबो पासा फेंकता है और उसका नंबर 3 आता है। वो हंसने लगता है और यानशिन को गंदी बातें कहता है, लेकिन जब यानशिन पासा फेंकती है तो उसके 3 6 यानी 6 6 6 आते हैं। लेबो पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि यानशिन ने धोखाधड़ी की है। वो अपनी हार मानने से इनकार कर देता है और कहता है, ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई नियम नहीं चलते। महफिल में हंगामा मच जाता है। लेबो अपनी पिस्तौल निकाल लेता है, लेकिन यानशिन निडर खड़ी रहती है। वो सबको दिखाती है कि लेबो कितना नीच है, जो अपनी हार भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी भगदड़ मचती है और यानशिन की टीम लेबो को उसके ही जुए के अड्डे पर घेर लेती है। लेबो को अपनी गद्दारी और घमंड की सजा मिलती है। वो मारा जाता है। जिंग रेंजी के दोनों हाथ यानी जाओ और लेबो अब कट चुके हैं। जब यानशिन अपनी जीत के बाद वापस लौट रही होती है, तभी जिंग रेंजी खुद वहां पहुंच जाता है। वो हंसते हुए कहता है, यानशिन तुम वाकई कमाल की हो, तुमने मेरे दोनों हाथ एक एक करके काट दिए। वो यानशिन पर बंदूक तान देता है। यानशिन भी अपनी पिस्तौल निकालती है, लेकिन रेंजी के पास एक तुरुप का इक्का है। उसने दादाजी यानी ग्रैंडपा को अपनी ढाल बना लिया है। वो धमकी देता है, पिस्तौल नीचे डालो वरना इस बूढ़े का सिल उड़ा दूंगा। यानशिन मजबूरी में अपनी पिस्तौल नीचे डाल देती है। दादाजी, जो यानशिन की बहादुरी देख चुके हैं, उसे दुखी नहीं होने देना चाहते। वो गर्व से कहते हैं, बेटी, मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की, तुम ही ग्रीन ड्रैगन गैंग की असली उम्मीद हो। दादाजी नहीं चाहते कि उनकी वजह से यानशिन हार मान ले। वह जिंग रेंजी को चिढ़ाते हैं और उसे उसके पापों का एहसास कराते हैं। इससे पहले कि रेंजी कुछ समझ पाता, दादाजी खुद को कुर्बान करने का फैसला करते हैं ताकि यानशिन को रेंजी को मारने का मौका मिल सके। वो कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें आखिरी विदाई देने आया हूँ। जिंग रेंजी के हाथों दादाजी का बलिदान हो जाता है। यानशिन टूट चुकी है, लेकिन उसे खुद को और अपने साथियों को बचाना है। पुलिस की गाड़ियां पीछे लगी हैं, गोलियां चल रही हैं। यानशिन अपनी सहेली लीसा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लीसा और बाकी साथी इस खूनी खेल में अपनी जान गंवा देते हैं। यानशिन जैसे तैसे बचकर वहां से निकलती है। यानशिन को फिर से वही अनजान शख्स मिस्टर जेनरस या डॉक्टर मिलता है, जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। यानशिन उसके शुक्रिया अदा करती है और कहती है, आपने बार बार मेरी जान बचाई है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वो शख्स जवाब देता है, मेरा नाम जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं जिंग रेंझाओ का दोस्त हूँ। यानशिन कहती है कि अब आगे का रास्ता वो खुद तय करेगी। तभी पर्दे के पीछे का सच सामने आता है। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि जिंग रेंझाओ खुद है। वो मरा नहीं था। वो पुलिस कप्तान चेन से कहता है, शुक्र है मैंने यानशिन की दी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, लेकिन याद रहे मेरे जिंदा होने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। यानशिन जब रेंझाओ को जिंदा देखती है तो वो खुशी से पागल होने के बजाय उस पर टूट पड़ती है। वो उसे थप्पड़ मारती है और रोते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें गिरते हुए देखा था। तुमने मुझे इस नर्क में अकेले कैसे छोड़ दिया? रेंझाओ उसे संभालता है और कहता है, उस दिन गैंग के ज्यादातर लोग बिक चुके थे,
मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी मौत का नाटक ही एकमात्र तरीका था जिससे तुम सुरक्षित रह सकती थी। जब तक मैं मरता नहीं वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। यानशिन तड़पते हुए कहती है, लेकिन इस सुरक्षा की कीमत बहुत बड़ी थी। तुमने इतने लोगों की जान के साथ जुआ खेला। दादाजी मर गए, लिंगशुआंग और आउक्सुए मर गए। जब मैंने उन्हें गिरते हुए देखा तो मेरा दिल फट गया। जब मुझे लगा कि तुम मर गए हो तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। रेंझाओ माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हुआ है। मैं छिपकर तुम्हें रोते हुए देखता था, तुम्हारा चीखना सुनता था और मेरा जी चाहता था कि मैं खुद को गोली मार लूं, लेकिन मुझे उन गद्दारों को बिल से बाहर निकालना था और वे तभी निकलते जब उन्हें लगता कि मैं मर चुका हूँ। रेंझाओ यानशिन का हाथ थाम लेता है और कहता है, अब चाहे जन्नत हो या नर्क, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। यानशिन के पास अब शब्दों की जगह सिर्फ आंसू हैं। यानशिन को उस रहस्यमयी मददगार मिस्टर लिन से पता चलता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड पार्टी का संपर्क सूत्र यानी लिएजॉ है। वो यानशिन को बताता है कि जिंग रेंजी इतनी जल्दी हेचेंग पर कब्जा कैसे कर पाया। उसने जापानियों से हाथ मिला लिया है और ग्रीन ड्रैगन गैंग के गुप्त रास्तों का इस्तेमाल जापानी सेना को हथियार और रसद यानी सप्लाईज पहुंचाने के लिए कर रहा है। यानशिन गरजते हुए कहती है, मैं उसे कुत्ता कहलाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। जिंग रेंजी के आदमी जापानी सामान को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और मजदूरों पर जुल्म कर रहे हैं। तभी यानशिन वहां अपनी टीम के साथ पहुंचती है। उसे देखकर गैंग के वफादार सदस्य चिल्ला उठते हैं, भाभी वापस आ गई हैं। गद्दार गुंडे माफी मांगते हैं पर यानशिन उन्हें एक मौका देती है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जापानियों के इस सारे सामान को अभी के अभी जलाकर राख कर दो। वे डर के मारे जापानी सामान में आग लगा देते हैं। यानशिन ऐलान करती है कि अब से गैंग गद्दारी नहीं करेगा। यानशिन उन लोगों को ललकारती है जिन्होंने जापानियों की गुलामी स्वीकार की। वो कहती है, तुमने ग्रीन ड्रैगन गैंग का नाम मिट्टी में मिला दिया और अपने पूर्वजों का अपमान किया है। आज मैं 400 मिलियन चीनी नागरिकों और इस गैंग की तरफ से तुम्हारा न्याय करूंगी। वो आदेश देती है कि आज के बाद जो भी जापानी आक्रमणकारियों का तलवा चाटेगा या देश से गद्दारी करेगा, उसे बिना किसी रहम के मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उधर जिंग रेंजी को खबर मिलती है कि यानशिन ने लेई बो को मार दिया है और उसका माल जला दिया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है। तभी उसका एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है, सेकंड मास्टर, यानशिन खुद हमारे गेट पर आ गई है और उसे कोई नहीं रोक पा रहा। रेंजी हैरान होता है कि एक अकेली लड़की कुछ ही लोगों के साथ उसके महल तक कैसे पहुंच गई। महल के दरवाजे खुलते हैं। यानशिन और जिंग रेंजी आमने सामने हैं। रेंजी नफरत भरी नजरों से उसे देखता है और कहता है, एक औरत होकर तुमने वाकई मुझे हैरान कर दिया। मैं तुम्हें पूरी तरह से पा नहीं सका। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। मुझे अपने मरे हुए भाई यानी रेंझाओ से जलन होती है कि कम से कम कुछ पल के लिए ही सही तुम उसकी तो थी। यानशिन अपनी बंदूक तानती है और ठंडी आवाज में कहती है, जिंग रेंजी, तुमने गद्दी छीनने के लिए अपने भाई का खून किया और सत्ता के लालच में देश को बेच दिया। आज तुम्हारी मौत का दिन है। जिंग रेंजी हंसते हुए कहता है, जिंग रेंझाओ एक बेकार इंसान था जिसे वक्त के साथ बदलना नहीं आया। देखो, आज ग्रीन ड्रैगन गैंग मेरे हाथों में है। मैंने जापानियों का साथ पकड़कर अपनी ताकत 100 गुना बढ़ा ली है। यानशिन उसकी आंखों में आंखें डालकर गरजती है, तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को बेच दिया। जो जापानी हमारे लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम उनके पालतू कुत्ते बन गए हो। अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम ग्रीन ड्रैगन गैंग और 400 मिलियन चीनियों के लिए एक कलंक हो। यानशिन याद दिलाती है कि उसने एक तोहफा देने का वादा किया था। वो कहती है, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, ये लो अपना तोहफा। वो अपने आदमियों को कुछ लाने का इशारा करती है। रेंजी घबराकर अपने गुंडों को हुक्म देता है, खड़े क्या हो, मार दो इसे। लेकिन कोई नहीं हिलता। उसके अपने ही आदमी अब उसके खिलाफ हो चुके हैं। तभी एक आवाज गूंजती है, किसने कहा कि मैं मर गया हूँ? भीड़ छटती है और सामने खड़ा होता है जिंग रेंझाओ। पूरा गैंग चिल्ला उठता है, बड़े भाई वापस आ गए। रेंजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हकलाते हुए पूछता है, तुम जिंदा कैसे हो? रेंझाओ कहता है, तुमने लोगों के दिलों को पहचानने में गलती कर दी रेंजी। ग्रीन ड्रैगन गैंग की नींव गद्दारी और गुलामी पर नहीं टिकी है। तुम पूरी तरह हार चुके हो। जिंग रेंजी को पकड़ लिया जाता है। वो अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जिंग रेंझाओ ऐलान करता है, निजी दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन देश के साथ गद्दारी सबसे बड़ा पाप है। इसने जापानी लुटेरों का साथ दिया और अपने ही देशवासियों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे इंसान के लिए सिर्फ मौत भी काफी नहीं है। वो फैसला सुनाता है कि जिंग रेंजी को जनता के हवाले कर दिया जाए ताकि 400 मिलियन चीनी नागरिक उसका न्याय करें। उसे इतिहास के शर्मनाक स्तंभ पर टांग दिया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी गद्दारी को याद रखें। वहां मौजूद देशभक्त नेता मिस्टर लिन यानशिन की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाकई
तुम एक वीरांगना हो, तुमने साबित कर दिया कि औरतें मर्दों से कम नहीं होती। वे जिंग रेनझाओ और यानशिन से गुजारिश करते हैं कि अब ग्रीन ड्रैगन गैंग को पूरी तरह साफ करने का वक्त आ गया है। अब इस गैंग का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि देश को आज़ाद कराना और दुखियारी जनता की सेवा करना होगा। जिंग रेनझाओ और यानशिन एक दूसरे का हाथ थामते हैं। गद्दारों को घसीटते हुए ले जाया जाता है। आग की लपटों के बीच से एक नया सवेरा निकलता है, जहां अब नफरत नहीं बल्कि वतन के लिए मर मिटने का जज्बा है। दोस्तों, यानशिन और जिंग रेनझाओ की इस लंबी जंग का अंत सच्चाई की जीत के साथ हुआ। एक मामूली लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से एक पूरे साम्राज्य को गद्दारी से बचा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या जिंग रेंजी को इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट्स में अपनी राय दें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।